प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचे। पीएम मोदी के साथ सीएसडी बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 2014 से हर साल अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा मिलती है। यहाँ बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती है। यहीं पर सुप्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर भी है। प्रधानमंत्री जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। लोंगेवाला बीएसएफ की एक पोस्ट है और आपको बता दें कि ये वही लोंगेवाला जगह है जहां साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी, जिसका जख्म आज ही पाकिस्तान को दर्द देता है। 4 दिसंबर 1971 की यह जंग हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के 120 जवानों ने 40-45 टैंकों के साथ कब्जा करने आए 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। पाकिस्तानियों को लोंगेवाला चौकी पर कब्जा करने की नापाक कोशिश में उसके 34 टैंक तबाह हो गए थे और 200 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, लेकिन यह चौकी हिंदुस्तान के वीर सिपाहियों ने अपने हाथ से नहीं जाने दी। पिछले साल 27 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 104 मरीजों की मौत हो गई, जो यहां एक दिन में इस वायरस की वजह से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 16 जून को 93 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7053 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,67,028 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राजधानी के ज्यादातर अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता बेहद कम रह गई है, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 33 निजी अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित कर सकेगी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 80% आईसीयू बेड आरक्षित करने की दिल्ली सरकार की अधिसूचना को प्रभावी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि 26 नवंबर को आगे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड की संख्या अभी 1283 ही है। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर के साथ नए मरीजों की संख्या बुधवार को करीब 8000 के करीब रही। हाईकोर्ट ने कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे निपटने के लिए गहन प्रयास करने होंगे। ज्यादातर बड़े अस्पतालों में आईसीयू बेड भर गए हैं, जबकि कुछ अस्पतालों में महज एक वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड उपलब्ध है। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में उपलब्ध 1283 आईसीयू बेड में 1119 भरे हुए हैं, जबकि 164 आईसीयू बेड ही खाली रह गए हैं, जो सिर्फ 13% हैं। सरकारी अस्पतालों में 809 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड हैं, जिसमें से 99 ही खाली हैं। निजी अस्पतालों में 474 आईसीयू बेड हैं, जिनमें 65 ही खाली हैं। दिल्ली में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त आईसीयू बेड का इंतजाम करना जरूरी हो गया था, जिसकी गंभीरता को समझते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए बेडों को आरक्षित करने की अनुमति दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए ने नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। हालांकि वे अगली व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश की। राज्यपाल फागू चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र को स्वीकृति प्रदान करते हुए अगली मंत्रिपरिषद के गठन तक उन्हें पद पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है। राज्यपाल के बयान से जानकारी मिली है कि राजभवन सचिवालय के बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा को आज विघटित कर दिया। बहरहाल एनडीए के विधायक दल की संयुक्त बैठक रविवार को होगी, जहां नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इस आशय का निर्णय एनडीए के 4 घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी और अनौपचारिक बैठक में हुआ। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों के योगदान के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी मंत्रियों ने अच्छा काम किया, उनके कार्यों को याद रखा जाएगा। नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि उनके आवास पर बैठक में क्या तय हुआ।
बहरहाल जानकार सूत्र बताते हैं कि नए मंत्रिमंडल में प्रत्येक घटक के प्रतिनिधित्व और नए विधानसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस बीच ऐसी अटकलें हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से अति पिछड़े वर्ग से किसी नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के स्थान पर किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उत्तर प्रदेश की तरह 2 उप मुख्यमंत्री का प्रयोग दोहराया जा सकता है।